हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले आपके एग्जाम के लिए यानी 7 से जो 14 अक्टूबर का पेपर होने वाला आपका, तो उसमें साथियों हम लोग ओरिजिनल पेपर हल करने वाले, जिसमें जीके इंग्लिश रीजनिंग के वो क्वेश्चन होंगे जिस तरह से एसएससी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका पेपर सेट बनाया था और जिस टाइप का साथियों सवाल बनाया था, जो भी सवाल आपका साथियों बनाया था, चाहे आपका जीके इंग्लिश रीजनिंग, जीके में साथियों स्टैटिक जीके का पोर्शन, चाहे आपका करंट अफेयर का सवाल है, पूरा साथियों सवाल आज की सेशन में बिल्कुल वैसे ही प्रश्न इसमें हमने आपके लिए तैयार किया साथियों, बिल्कुल चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आपकी तैयारी साथियों काफ़ी चार चांद लगने वाली है। याद रहे दोस्तों, मेरा मानना है कि यहाँ से आपके पेपर में कम से कम साथियों 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पूरे प्रश्न साथियों एसएससी द्वारा बनाया गया हुआ प्रश्न है। याद रखेंगे, जिस तरह साथियों एसएससी ने पहले 30 तारीख को जो पहले शिफ्ट में सवाल को बनाया था, उससे लगा कि अब हर शिफ्ट में सवाल ऐसे ही आएंगे, लेकिन नहीं साथियों। फिर 1 अक्टूबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, जिसमें मेरा एग्जाम था, उसमें साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ चुका है। तो अब हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करना। अब देखिए, जिनका 7 अक्टूबर को पेपर है, उनका पेपर का लेवल साथियों थोड़ा सा ईजी आएगा, वो हर क्वेश्चन कर ले जाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेंगे। जिनका भी पेपर साथियों, जिनका पहले शिफ्ट में या किसी भी शिफ्ट में हो, उनका पेपर मैथ रीजनिंग हल करना है, तो आप साथी थोड़ा जो प्रैक्टिस उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि बेसिक हर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 40 क्वेश्चन जो रहेंगे साथियों, बिल्कुल आप अच्छे से करके आएंगे, एकदम आप लोग एकदम क्वालिफाइंग करके मान के आएंगे यहाँ से चलिए, क्योंकि सवाल का लेवल है बहुत अच्छा है, आप अच्छे से हल करेंगे। और साथियों जीके इंग्लिश की बात करेंगे तो जीके का 25 में से मेरा मानना से तो आप लोग 21-22 क्वेश्चन एकदम आराम से करेंगे यार। ओके, और इंग्लिश तो भाई पूछने वाली बात ही नहीं, एकदम वो भी आपके मन मुताबिक सवाल बनाया जा रहा है। बस आपकी तैयारी रहनी चाहिए साथियों। तैयारी नहीं रहेगी तो साथियों आप जानते हैं, तैयारी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन को थोड़ा सा करने में दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की सेशन में साथियों जिस तरह से सवाल बनाया जा रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके लिए पेपर तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक नई सुबह, एक नई सोच की तैयारी करते हैं। फिर से जो दोबारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है साथियों एग्जाम का 7 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में, जिनके भाई एग्जाम उनको बेस्ट ऑफ लक। तो तैयारी हम लोग अच्छे से करते हैं। तो देखते हैं आज सेशन का है। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए सभी दोस्त बताएंगे लास्ट में आप सभी कितना स्कोर बन रहा है, टोटल क्वेश्चन में से आपका टोटल नंबर कितना बन रहा है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ओके, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर कराएगा। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग करेंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, क्योंकि पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल आपका जीके और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर का। ओके, देखिए पहला प्रश्न, गुप्त युग के संदर्भ में घट करपर शब्द किसको संदर्भित करता है। तो घट करपर शब्द साथियों ये आपका मूर्तिकला और वास्तुकला विशेषज्ञ को संदर्भित करता है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। अभी तक आपके पेपर में देखिए आर्टिकल सवाल नहीं आया है, जनगणना सवाल नहीं आया है, पंचवर्षीय योजना सवाल नहीं आया, और साथियों मेला से सवाल नहीं आया है, और आपका त्यौहार से सवाल नहीं आया है। तो अब देखिए आने वाले शिफ्टों में यहाँ सवाल बनने वाले हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड। वित्त आयोग संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 280 से है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4। राज्य से धर्म के पृथक्करण को क्या कहा जाता है। जब साथियों राज्य से धर्म के जो पृथक्करण यानी अलग जब हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखेंगे, धर्म निरपेक्षता कहता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती है। तो किस स्थान पर ऐसा होता है कि तो जब अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है तो गंगा बन जाती है। तो साथ ही देवप्रयाग में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए आपके मन में इसमें बहुत सारे डाउट चल रहे हैं और आपके मन में काफ़ी टेंशन भी आ रही है, लेकिन भाई आप सभी से रिक्वेस्ट कि आपको टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर जाइए सतो। ये तो देखते डरने की बात, तो ये प्राकृतिक चीज़ है, कोई भी एग्जाम रहता है तो उसमें डर लगता है, लेकिन अपने आप को मनाइए कि हम एकदम रिलैक्स रहें, खुश रहें। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आप क्वेश्चन एकदम अच्छे से टैकल करके एकदम एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी। तो हुमायूं ने रखी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7।
उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की कृषि पद्धति प्रसिद्ध है? तो साथियों झूम कृषि। तो मेरे भाई एक न्यूज़ भी आप सभी को देनी थी कि जब से साथियों हम एग्ज़ाम देकर आए हैं 1 अक्टूबर से, तब से आपकी जो दोपहर के 12:30 बजे वाली क्लास है वो नहीं चल पा रही, लेकिन साथियों आज से आपकी क्लास डेली दोपहर के 12:30 बजे लाइव स्टार्ट हो रही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जब हम लाइव आएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप साथियों वहाँ पर ज्वाइन करें और वहाँ पर आपका जो भी डाउट है वहाँ पूछ सकते हो और तैयारी हम लोग काफ़ी अच्छे से करेंगे, बिल्कुल एसएससी द्वारा जैसे प्रश्न बनाया गया उसके आधार पे। धनगरी गजा एक नृत्य शैली जो मुख्य रूप से साथी किस राज्य से संबंधित है? तो धनगरी गजा ये साथी महाराष्ट्र से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमरनायक प्रणाली किस भारतीय राजनीतिक शासकों का एक प्रमुख नवाचार था? अमरनायक प्रणाली साथियों ये किस भारतीय राजनीतिक शासकों का एक प्रमुख नवाचार था? तो विजयनगर का था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक पैसा खर्च करती है? तो सबसे अधिक साथियों जो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक ब्याज भुगतान में करती है मेरे भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की बनी मूर्ति करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज पाई गई है? तो पहले के ज़माने में साथ जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे नटराज की मतलब पेंसिल खरीदते थे ना, तो उसमें आप देखते हैं कि नटराज की मूर्ति बनी हुई थी। तो वो कहाँ से पाई गई थी? तो हड़प्पा से पाई गई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। अगस्त 2023 में वित्त आयोग विकास परिषद FIDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप साथियों यदि SSC CGL का पेपर का एनालिसिस किया होगा या CHSL का, यदि MTS का 2000 जो दो दिन 6 शिफ्ट में हुआ था उसमें कभी भी 2024 का करंट अफेयर का सवाल नहीं पूछा था। हमने आपको एग्जाम से पहले अवगत करा दिया था, बता दिया था कि आपके पेपर में 2024 का करंट अफेयर सवाल नहीं आएगा, तो 2023 का सवाल है, क्योंकि SSC 1 से 2 साल पहले पुराना सवाल पूछ लेता आपसे। याद रखेंगे तो उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें साथियों बिजली नहीं आता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो कि साथियों सेवा है ना ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, ये पेपर में सवाल पूछता आपके। तो सेवा किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो साथियों बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को की गई है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार है? तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार है? तो साथी आयकर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 16। पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था? पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले 1840 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 17। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप लोग बिल्कुल अच्छे से बी पॉजिटिव के साथ जितने भी भाई का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में वो तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन एग्जाम हो गया था आप बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यदि MTS में सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी लगातार कंटिन्यू रखनी है। साथियों याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी कार्यकर्ता नहीं था? तो इनमें से कौन क्रांतिकारी कार्यकर्ता नहीं था? तो विट्ठल भाई पटेल नहीं थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। अब देखिए दोस्तों आज से शायद शाम को जो आपकी क्लास लगी है उसमें साथियों अब GD की भी क्लास हम धीरे धीरे स्टार्ट करें, क्योंकि वो सर आपके लिए बिल्कुल उपस्थित होने वाले जो कि वो साथियों इस समय रेलवे में इसमें वर्क करते हैं तो उनको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन अब उनको टाइम मिलेगी शाम को तो आपकी क्लास वो ले लेंगे डायरेक्ट। ओके स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पे सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पे स्वतंत्र भारत में किस राज्य का गठन हुआ था? वो भी साथियों सबसे पहली बार तो AP का हुआ था यानी आंध्र प्रदेश का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार के प्रावधान से संबंधित? तो कौन सा आर्टिकल शिक्षा का अधिकार से प्रावधान से संबंधित है? मेरे भाई अनुच्छेद 21A है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20।
निम्नलिखित में से कौन बोसोस्पोरस जल निकायों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा बोसोस्पोरस जल निकायों से संबंधित है? एक तो काला सागर है और मरमारा सागर है। नाम भी देख लीजिए साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा था? बताइए साथियों, 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में सभी को पता होना चाहिए साथी, ये हमारे विराट सर थे, विराट कोहली जी, किंग कोहली। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं साथियों, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने साथियों जीत लिया था भारत को हराकर, मेजबान अपना प्यारा भारत था, तो इसमें सबसे अधिक रन कौन बनाया था इस टूर्नामेंट में? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक दिल्ली है साथी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, जो कि सबसे अधिक नगरी वाला है। नगरीकृत राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है मेरे भाई? हवांगहो कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच विभाजन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में जो कि नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में साथियों विभाजन हुआ था? सूरत का अधिवेशन जो हुआ था साथियों 1907 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25। बैसाखी का प्राचीन फसल उत्सव पर वर्ष के किस महीने मनाया जाता है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हर शिफ्ट में आपके पेपर में से देख तो घराना और इस तरह सवाल आया कि जो कि कलाकार सम्मान 2022 में पद्म भूषण किसको मिला था? किस नृत्य नर्तकी को 2022 में पद्म भूषण मिला था? देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि 2023 का जो एमटीएस का पेपर हुआ था बिल्कुल वही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन साथियों आप जानते हैं उसको थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं सवाल। यदि जो साथी आप क्वेश्चन 2023 का पेपर का एनालिसिस किया, मान लीजिए पढ़े होंगे, तो केवल आप लोग ऑप्शन पढ़े होंगे, लेकिन साथियों अगर आपने डिटेल किया होगा उसका ना, तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने पेपर दिया और उसके बाद घर पे आकलन किया। तो भाई बस जो मतलब क्वेश्चन 2023 का जैसे नृत्य नर्तकी सवाल बना था ना, तो उसमें जो डिटेलिंग होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, तो मैंने देखा यार तो ये तो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया, वही सारे प्रश्न लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग पूछ दे रहे हैं। तो अप्रैल के महीने मनाया जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26। खगेन महंत किसके लोकगीत संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे? तो खगोन महंत जो थी साथी, वो असम के लोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27 देखते हैं। वह तूफान कौन सा जिसके ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पे आने की आशंका है? ये साथी थोड़ा सा टाइफून गैमी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा त्यौहार जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? देखिए ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, ये तो आपका यूपी मनाया जाता है, लेकिन जो नुआखाई है ना, ये आपका आप जान सकते हैं पश्चिमी उड़ीसा मनाया जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, और एक तो आपका झारखंड में भी मनाया जाता है। झारखंड में जो सरहुल त्यौहार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो नुआखाई आपका पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में इस राज्यों में मनाए जाते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए इंग्लिश के साथ मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न आपके लिए तैयार किया जिस तरह से एमटीएस आपके पेपर में सवाल पूछेगा साथी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है? मुहावरा। बाई एंड बाई मतलब तुरंत या बाद में और समय के बाद धीरे धीरे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा साथियों? इडियम मुहावरा बताएंगे सही सही। तो याद रखिए स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और समय के लिए मतलब थोड़ा धीरे धीरे के लिए शॉर्टली हो जाएगा, स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड हो जाएगा। तो बाई एंड बाई का क्या हो जाएगा? इडियम स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 30। चूज द वर्ड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज वर्ड। अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज साथियों शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो पूरा वाक्य तो नहीं हो, लेकिन साथियों जो कोई अर्थ जरूर देता है। वाक्य तो साथियों पूरा नहीं होता है, लेकिन मेरे भाई हमेशा कोई तो अर्थ जरूर देता है। जैसे कि फ्रेज से आप कैसे आप पहचान सकते हैं? अपने विचार मतलब थ्रू क्या व्यक्त करना, जिसे अपने विचार थ्रू व्यक्त करना। जैसे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन।
बताएंगे सभी लोग। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, अपने विचार थ्रू व्यक्त करें या कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग यानी साथी कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास। तो आप लोग इसे क्या बोलेंगे, पेशेंस से बोलेंगे, क्या धैर्य बोलेंगे, कि आप लोग विगोर बोलेंगे, ताकत बोलेंगे, या आपका इंथुजियाज्म बोलेंगे, या आप बोलेंगे साथियों प्रिजर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, आप बोलेंगे साथी दृढ़ता बोलेंगे साथियों। कुछ हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ शक्ति होगी, तभी ना मेरे भाई। तो याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। इंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, आनंद होता है, उल्लास होता है, हर्षोल्लास होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिजर्वेंस होगा साथी। याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू बी एट क्रॉस पर्पस। इसका मतलब क्रॉस उद्देश्य पर होना। जैसे कि आप बोल सकते हैं टू बी एट क्रॉस पर्पस यानी साथियों यदि आप टीम के साथ मतलब कि विपरीत उद्देश्यों पर काम करें। यदि आप किसी टीम के साथ, आप देखेंगे कंपनी में कई ग्रुप बन जाते हैं, आपको कुछ दूसरा काम दिया जाता है, ग्रुप कुछ दूसरे ग्रुप को दूसरा कुछ काम दिया जाता है। तो साथियों आप टीम के सदस्य के विपरीत उद्देश्यों पर काम करें, जिसमें साथियों उन्हीं ग्रुप में भ्रम और क्या हो जाता, अक्षमता उत्पन्न हो रही थी। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं किसी ग्रुप में वो उसमें मतलब नाखुशी नजर आ रही है और उसमें खाली मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसमें क्या हो, जिसमें भ्रम पैदा हो जा रहा है, तो अक्षमता उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, टू मिसअंडरस्टैंड ईच अदर हो जाएगा ना, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 32। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। फिक्टिटियस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, याद रखें काल्पनिक, जिसे काल्पनिक बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं साथियों, फिक्टिटियस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स हो जाएगा क्या, या फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब आप समझते हैं वास्तविक हो जाएगा मेरे भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक हो सकता है, तथात्मक होता है, तथा पूर्ण भी होता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। फिक्टिटियस का फैक्चुअल होगा एंटोनिम। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 33। सभी दोस्त बताएंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से एंटोनिम आपसे विलोम शब्द। मॉडरेशन का मतलब बताइए, मॉडरेशन का मतलब होता है संयम। बताइए कंट्रोल होगा क्या, कंट्रोल होगा कि सोबेरिटी होगा। सोबेरिटी का भी मतलब क्या होता है साथियों, संयम ही होता है, याद रखिए। और रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, इसमें माने भी आपका क्या होता है साथी, संयम ही होता है। रूडरी का मतलब होता है बेरुखी से, तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। मॉडरेशन का साथियों क्या हो जाएगा, बेरुखी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी समझ में आ रहे होंगे और भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि एकदम आराम से हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि वही एक लाइक मेरे भाई आपको जो आप लोग करते हैं ना, बिल्कुल एक भी समय लगता है, वही लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपकी तैयारी में कितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम करा सके तैयारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे इनकरेक्टली वाले, डायरेक्ट रहेंगे साथियों। तो एस्थेटिक्स, थेरापेटिक्स, जिसे आप लोग चिकित्सीय विधान बोलते हैं। तो थेरापेटिक का स्पेलिंग देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट स्पेलिंग क्या होता है, थेरापेटिक का स्पेलिंग याद रखेंगे साथियों। THERA तो होता है, THERA होता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, PEU होता है, PEU होता है। यहाँ पे देखिए PEA दे रखा है, तो हमेशा याद रखिए आपका साथियों इनकरेक्टली हो या मिस स्पेलिंग हो, उसमें केवल एक एक वर्ड्स साथियों या तो इनकरेक्ट रहेगा या तो साथियों मिस स्पेल रहेगा, ध्यान देंगे। तो थेरापेटिक हम लोग क्या है, इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्रिटिसाइज का एंटोनिम बताइए क्या हो जाएगा। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आप जानते हैं आलोचना करना। तो आलोचना करना क्या हो जाएगा, बताएंगे आप दोस्त, फटाफट राइट ऑप्शन कमेंट कीजिए। तो आलोचना क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से एनालाइज हो जाएगा क्या, विश्लेषण करना हो जाएगा, या आपका अप्रूव मतलब आप बोल सकते हैं प्रशंसा भी करना होता है, मंजूरी देना भी होता है, अनुमोदन भी करना होता है। तो साथ ही क्या हो जाएगा, तो अप्रूव हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 36। गिव अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग बियॉन्ड द पावर और लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब आप जानते हैं प्रकृति जो शक्ति होती है या नियम होते हैं उससे हम लोग परे होते ही नहीं। बियॉन्ड द पावर और लॉ ऑफ नेचर, इसके वन वर्ड आपको बताना है।
सरमाइज मतलब शंका, सुपरलेटिव मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण होता है, और सुपरफ्लोस का मतलब एक प्रकार का ज़रूरत से ज़्यादा, और सुपर नेचुरल का मतलब अलौकिक। तो यहाँ पे सुपर नेचुरल हो जाएगा मेरे भाई। आप जानते हैं प्रकृति की शक्ति या नियम से जब परे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। सेम वर्ड बताना है। प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट का मतलब प्रचलित, तो प्रचलित का क्या हो जाएगा सेम इनमें से वर्ड। एम्बीवैलेंट, कॉन्फिडेंस, वाइड स्प्रेड हो सकता है, वाइड स्प्रेड होगा सर, याद रखेंगे वाइड स्प्रेड होगा। अब वाइड स्प्रेड मतलब बहुत, जैसे प्रीवैलेंट का मतलब प्रचलित होता है, वाइड स्प्रेड मतलब प्रचारित, व्यापक, बहुत प्रचार। तो इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 38। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सभी का अपोजिट वर्ड बताइए क्या हो जाएगा। सभी का मतलब क्या, सामान्य बुद्धि। क्या मेरे भाई, सामान्य बुद्धि होता है। तो बताएं आप लोग, क्या स्कैंडलस हो जाएगा। आप बोल सकते हैं इसे मेरे भाई, क्या बोल सकते हैं, इसके माने क्या होता है, लज्जाजनक या अपवादजनक होता है। और स्क्रपल्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बोल सकते हैं आप, ईमानदार भी बोलता है। और सिबेरिट का मतलब विषय होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन गुलिबल हो जाएगा मेरे भाई, गुलिबल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे यहाँ पे सामान्य मतलब बुद्धि वाला, तो गुलिबल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से भोला भाला सीधा साधा जिसे बोलते हैं आप लोग, गुलिबल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। सेबी का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुलिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 39। राजेश एंड मीना गो टू मार्केट टुमारो। बताएंगे सभी दादी। यदि साथियों इस तरह का आपको सेंटेंस मिले, यदि आपको सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें लगे फ्यूचर टेंस आ रहे हैं, तो हमेशा साथी याद रखेंगे किसका प्रयोग है, राजेश एंड मीना विल गो टू मार्केट टुमारो। याद रखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, याद रखेंगे हमेशा सेंटेंस किस में, फ्यूचर टेंस में, तो विल का प्रयोग होता है, आप समझ सकते हैं। तो राजेश एंड मीना विल गो टू द मार्केट टुमारो, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कौन इनमें से है, एमेनुअल, बिल्कुल साथी एमेनुअल, ये पहला ही साथी। एमेनुअल का राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, याद रखेंगे AMEN होता है, उसका ABLE होता है, ABLE होता है, ABLE होता है। देखिए यहाँ पे ई दिया, तो यहीं से हम कहते साथ केवल एक एक वर्ड आपको ध्यान देना है मेरे भाई, तो यहाँ से रॉन्ग हो गया। अमेबल मतलब क्या होता है, एक प्रकार ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सजेशन होता है, एक मतलब जिम्मेदार उत्तरदायी होता है। ओके, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखिए 41। चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब द सोसाइटी लुक द लूजर। जैसे कि आप बोल सकते हैं साथी कि जब हम लोग हारते हैं, जब हम लोग हार के पैदा मतलब कि जब होते हैं, समाज हारने वालों को किस तरह देखती है। तो बताइए दोस्तों, जो समाज हारने वालों को बुरी हे दृष्टि से देखता है ना मेरे भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द सोसाइटी लुक्स डाउन द लूजर। याद रखेंगे साथियों, यहाँ से क्या हो जाएगा, हीन भावना से देखती है ना, जो सोसाइटी क्या देखती है, लूजर को कैसे डाउन अपान क्या हो जाएगा साथियों, बहुत हे दृष्टि से बुरी नज़र से देखती है ना, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। अब देखिए यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल साथियों जो रीजनिंग के सवाल आपके पेपर में आएंगे बिल्कुल वही रहेगा प्रश्न का पैटर्न, और बस नंबर चेंज रहेगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी से लुप्त संख्या के चयन कीजिए। 51 से 55, 55 से 64, 64 से 80, 80 से 105। तो क्या किया है साथियों, 51 से 55, 55 से 64, 64 से 80, 80 से 105। देखिए 51 से 55 प्लस 4 किया है, 55 से 64 प्लस 9 किया है, 64 से 80 प्लस 16 किया है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 80 से 105 25। देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का। तो अगला सीरीज क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। तो 36 में यदि हम 105 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 141 आ जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है, देखिए बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सिंपल। क्या कोई प्रॉब्लम हुई इस सवाल में, बताएं आप लोग। लेकिन हाँ साथियों इस तरह का 2 क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा, लेकिन साथियों मॉब जो लेवल रहेगा ना वो उठा रहेगा साथियों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल दे देंगे। सीरीज तो यही रहेगा साथियों, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 43। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन रहेगा आपके मेरे भाई, 2 क्वेश्चन रहेगा। QTY से Y2Q और ENR। पहले हम लोग QTY से YTQ बनाते हैं। देखिए QTY से क्या बना है मेरे भाई,
YTQ। देख सकते हैं मेरे भाई क्या किया, सिंपल सा क्या, देखिए क्रॉस कर दिया, जैसे इसको इधर किया, इसको इधर, और T को बिल्कुल एज इट इज रहने दिया है। ध्यान देंगे तो इसी में हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए R पहले लिख दीजिए, E लास्ट में लिख दीजिए, EN आप बीच में लिख दीजिए। जो हमसे पूछा देखिए ENR पूछा है तो R पहले लिख देते हैं, जैसे Q देखिए, जैसे कि Q लास्ट में क्या है, R जो लास्ट R है तो पहले लिखा है, फिर बीच का वही रह जाएगा, और E लास्ट में कर दिया तो RNE हो जाएगा। क्या RNE ऑप्शन दी, RNE देखिए 43 का C ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हुई आपको? बिल्कुल सही नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, बिल्कुल आपके साथ दिमाग खोलकर रिलैक्स होकर रहेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक निश्चित कूट भाषा में बेस को 27 के रूप में कूटबद्ध किया था और उसी कूट भाषा में कलेक्शन के कूट क्या होगा। देखिए और रीजनिंग के साथ 2-3 क्वेश्चन इस तरह से भी रहेंगे, जैसे कि आपसे पूछेगा कि बेस को इतना लिखा गया है और टाइम को इतना लिखा गया है, तो उसी में जो साथों जैसे कि बेस का केवल एक वर्ड उठा के दे देगा कि यस का कोड बताइए, केवल एक बताएगा। जैसे इसमें आपका पूरा कलेक्शन का पूछा ना, तो आपको बेस का दे देगा, टाइम का दे देगा, कोड दे, उसके बाद आपका दे देगा कुछ और का दे देगा, और केवल उसमें से एक वर्ड उठा के पूछ देगा। तो उसको हल करते कैसे करते, उसको मतलब कि कॉमन ले लेके हल करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो बेस को कैसे लिखा है 27, पहले इसको हम लोग करते हैं। इस तरह का सवाल हल करने के लिए तुरंत आप लोग क्या कर दिए, कोड कर दीजिए। बी देखिए 2, एक आपका ए होता 1, एस आपका 19, ई आपका 5। देखते हैं जोड़ते हैं क्या 27 आता है हम लोग का। 2 1 3, 3 और 19 22, 22 5 27। बस सिंपल से साथियों क्या इस सबको कोड कर दिया है। तो हमसे किसका पूछा है मेरे भाई, कलेक्शन का पूछा है। तो कलेक्शन का हम लोग इसी में हल कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन, चलिए लिखिए कलेक्शन का सी में, पहले सी में आपका सी आपका 3 है, उसके बाद ओ आपका 15 होता है, जोड़ते चलिए। और एल आपका 2 बार 12 है तो 12 12 24 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस ई आपका हो जाएगा 5 होता है। देखिए दोस्त ध्यान रहे, कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि सर आपने 24 क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए एल 12 है साथी, तो 12 12 हमने 2 लिख दिया, क्योंकि कलेक्शन में डबल एल है, तो 12 12 को हमने जोड़ के 24 लिख दिया डायरेक्ट। ध्यान देंगे आप लोग, काफ़ी दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ई आपका 5 और प्लस सी आपका 3 प्लस टी आपका 20, उसके बाद आई आपका 9 प्लस आई आपका 9, ओ आपका फिर 15 हो गया इधर, फिर इसको एन आपका 14। चलिए इसको जोड़िए और राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए कितना आ रहा है। 3 15 19 24 कितना हो जाएगा, 19 और 18 होगा ना, 3 15 18 18 24 आपका 42 होता है। 42 5 47, 47 5 50, 47 भाई 47 तो है ना, 47 3 50, 50 भी 70, 70 9 79, 79 और 15 कितना हो जाएगा आपका 79 81 10 94, 94 4 98 108। क्या 108 आ रहा है, 108 आ रहा है क्या 44 का। क्या आप सभी का सी ऑप्शन, बिल्कुल गुरुजी सी ऑप्शन हो जाएगा सर। तो सिंपल सा कोड किया और जोड़ दिया है, इसमें आपको प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 2 क्वेश्चन रहेगा पेपर में। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो इन समीकरण के स्थान पे क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक के चिन्ह पे। चलिए बताइए कैसे हल करेंगे। प्लस की जगह आपको गुणा करना है, गुणा की जगह प्लस करना है, और माइनस और भाग यानी माइनस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस करना है मेरे भाई। चलिए देखते हैं इस समीकरण को होता है। देखिए 20 डिवाइड है तो डिवाइड को किस में बदलना है, माइनस में, तो डिवाइड की जगह हम लोग माइनस कर दें -5। उसके बाद गुणा, देखिए गुणा को प्लस में तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। उसके बाद माइनस, देखिए फिर डिवाइड, और सॉरी 5 है, 5 प्लस को किस में, गुणा में, तो यहाँ पे गुणा कर दे। बस सिंपल सा हल कर दीजिए, बॉडमस का नियम लगा दीजिए। 5 का डिवाइड यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस आपका सॉरी मेरे भाई 5 है, -20 है, उसके बाद इधर 2 गुणा है। ओके तो देखिए 2 2 4, 4 प्लस 5 -20, तो यहाँ से कितना है, ये प्लस है, प्लस 20 और 4 24, 24 में से 5 19। क्या 19 ऑप्शन दे रखा है, देखिए बी ऑप्शन दिया है। सिंपल सा आपको इस तरह से भी सवाल दिया जाएगा कि साथों मान लीजिए इस समीकरण जैसे दिया है ना, यहाँ पे 6 दे देगा और आपको जैसे साइन दे देगा, साइन वाला किया है ना कि जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, डिवाइड इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, तो चारों ऑप्शन आपको हल करना पड़ेगा कि हर ऑप्शन को देख कर। इसी समय साथियों आपका टाइम ज़्यादा जाता है मेरे भाई, इसलिए जब भी आप रीजनिंग मैथ के सवाल हल करें तो तुरंत साथियों क्वेश्चन देखिए हल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर टाइम लैप्स बिल्कुल भी ना किया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। डायबिटीज, अल्सर, हार्मोन, एनीमिया, तो इनमें से विषम शब्द कौन सा है मेरे भाई, बताएंगे, राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ में जो मधुमेह है यानी डायबिटीज है, अल्सर है और एनीमिया है, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी बीमारियों का प्रकार है। मधुमेह जिसे आप लोग डायबिटीज बोलते हैं, अल्सर साथियों एक तो आपका एनीमिया, ये सभी क्या है, ये सभी बीमारियों के एक प्रकार है। लेकिन साथियों हार्मोन तो कैसा है, यह शरीर में क्या होता है, उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है ना, जो कि कोशिका या अंगों को गतिविधियों क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, तो हार्मोन हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें से विषम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 47। एस टी का संबंध टी यू से है, यू बी वी डब्ल्यू का संबंध किससे हो जाएगा, देख सकते हैं एस टी के बाद टी यू, टी के बाद क्या आता है एस टी यू, यू के बाद देखिए यू भी के बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सा, बताइए टाइम की बचत होगा कि नहीं, बताए क्या कोई दिक्कत। यस के बाद टी, यस टी, फिर टी यू, फिर यू भी, फिर वी डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू एक्स। देखिए लिया ना, यस टी टी, यू भी यू यू, भी, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद कौन सा था, एक्स आ जाएगा। सिंपल सा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुई सवाल में, बिल्कुल नहीं सर जी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के युग्म द्वारा साझा किया गया है। विश्वास, आस्था, बताइए विश्वास एक दूसरे के पर्यायवाची है। विश्वास आस्था क्या है, विश्वास का पर्यायवाची आस्था होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इनमें वही आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा तो बिल्कुल क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें साथियों घृणा और रुचि क्या है, तो एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज दोपहर में 12:30 बजे आप लोग की लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट के आना ना भूलिएगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए बिल्कुल साथियों हमको अब 4 से 5 दिन और बिल्कुल मन से तैयारी करना है। उनके लिए तो नहीं साथियों जिनका एग्जाम नवंबर में है, आने वाले शिफ्ट में जिनका 14 तारीख का पेपर है, उसका बाद फिर 1-2 हफ्ता का टाइमिंग मिलेगा। तो चूज द इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड। लॉकर राइट है, रिप्ट TIHGT नहीं होता है मेरे भाई, TIGHT होता है। टाइट मतलब क्या होता है, बहुत चुस्त होता है, तंग होता है। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। पुलिस यूज्ड एविडेंस टू कन्विक्ट अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट। जैसे साथी पुलिस क्या करती है, विक्टिम खोजती है ना कि कौन इनोसेंट है। जैसे कि लोगों को धोखा देने के लिए पुलिस ने एक पीड़ित को दोषी ठहराने के लिए मतलब कि मनगढ़ंत सबूतों का इस्तेमाल करती है जो कि निर्दोष था। तो उसके लिए पुलिस यूज्ड क्या सकते हो, फैब्रिकेटेड एविडेंस। क्या सकते हो, पुलिस यूज फैब्रिकेटेड एविडेंस टू कन्विक्ट अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट। इसका मतलब से पुलिस ने एक पीड़ित को दोषी ठहराने के लिए क्या किया, मनगढ़ंत सबूतों का क्या किया, इस्तेमाल किया जो कि निर्दोष भी था। तो इस तरह से 50 का डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन आज की सेशन में कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं साथियों। दोपहर के 12:30 बजे मिलेंगे एक दमदार और नए सेशन के साथ। ओके दोस्त, तो आप बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा और क्या आपको किसी भी प्रॉब्लम क्वेश्चन पे समस्या हुई, तो बिल्कुल नहीं होगी साथियों। आज शाम से अभी साथियों आपकी लाइव क्लास चलेगी जो कि सबसे पहले SSC GD में हम लोग शुरू करेंगे, पूरा फुल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। याद रखिए पहले हम 2024 का पूरा जो 50 शिफ्ट में पेपर हुआ था साथी, 2024 में जो SSC GD का साथियों पेपर जो आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 2024 की बात करें, पूरा साथी 50 शिफ्टों में पेपर हुआ था आपका, पूरे 50 शिफ्ट में। यदि आप MTS की बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी किए होंगे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप SSC GD तैयारी करेंगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा सारा पैटर्न वही साथियों, वही आपका मैथ है, वही आपका रीजनिंग है, वही आपका GK है, वही आपका इंग्लिश है। लेकिन जिनको इनमें काफ़ी अच्छा है कि इसमें हिंदी भी का भी प्रीफर मिलता है। यदि आप साथियों हिंदी का फॉर्म आप इसमें फॉर्म फिलअप चला मेरे भाई, आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए। ओके मेरे भाई, 14 तारीख के है शायद, फॉर्म फिलअप कीजिए आप लोग। 10th लेवल पे ही है मेरे भाई, इसमें लेकिन सिंपल हाइट मांगती है। तो बहुत अच्छा बनेंगे क्योंकि 39,314 शायद सीट है, तो इसमें काफ़ी अच्छी है। और सेम पूरा पेपर ही है। यदि जब हम देखेंगे, जब क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, क्लास लाएंगे ना, आपको लगेगा सर ये तो हमने तैयारी किया है। बिल्कुल भाई, वही सवाल 2024 में पूछा था SSC GD ने। तो ध्यान देंगे वही आपका क्वेश्चन घुमा फिर अगर आएगा पेपर में। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। कोई भी आपका डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब जरूर मिलेगा। उसके बाद दोपहर के 12:30 बजे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो, आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।